दीपक दुबे और आप देख रहे हैं गाजीपुर टू गाजियाबाद और हम आप पहुंचे हैं हाथरस। हम यहां पर तीनों विधानसभा सीटों का जायजा लेंगे और जनता का रिपोर्ट कार्ड जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 5 सालों में हाथरस में क्या कुछ विकास के काम हुए हैं और क्या कुछ बाकी रह गया है। पिछले 2 सालों से उत्तर प्रदेश की सियासत में हाथरस एक मुद्दा बन चुका है। आज उसी हाथरस में हैं हम। हाथरस में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। हाथरस सदर में 2017 में बीजेपी के हरिशंकर महोर जीते। सादाबाद विधानसभा से बीएसपी के रामवीर उपाध्याय जीते, लेकिन अब पार्टी बदल चुके हैं और बीजेपी में आ गए। सिकंदराराव में 2017 में बीजेपी के वीरेंद्र सिंह राणा की जीत हुई। 14 सितंबर 2020 को आधी रात हाथरस में जो हुआ वो विपक्ष के लिए योगी सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है और पूरा परिवार आज भी उसी सदमे में डूबा हुआ है। इन 1.5 सालों में क्या कुछ जिंदगी बदली, बहन के जाने के बाद घर परिवार में क्या कुछ अस्त व्यस्त रहा और केस किस मोड़ तक पहुंच चुका है और क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप लोग? सर करीब 1.5 साल हो गए बहन के इस घटना के बारे में और हम लोग अभी भी वही दिमाग में चलता रहता है कि हमारी कब इंसाफ मिलेगा। 1.5 साल हो गए। क्या कुछ मदद आपको मिल पाई है या मदद मिलना अभी भी बाकी रह गया है? सर जो कंपनसेशन वादा किया था कंपनसेशन तो उस समय मिल गया था हमें 25 लाख। उसी से हमारा गुजारा चल रहा है। कोर्ट जाना, लखनऊ वगैरह जो भी अपना राशन पानी सब उसी से चल रहा है। और जो वादे और भी थे जैसे मकान है, नौकरी का, था वो अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। हाथरस पीड़िता की मां को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, लेकिन पीड़िता की मां ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और सरकार की जांच पर भरोसा जताया। पर पूरा परिवार अभी भी सीआरपीएफ की निगरानी में रहता है। इसके 2 पहलू हैं। पहला कि सरकार ने परिवार को भारी भरकम सुरक्षा मुहैया करवाई है ताकि कोई डरा ना सके, और दूसरा पहलू ये भी है कि सरकार अभी भी पीड़िता के परिवार तक किसी को पहुंचने नहीं देना चाहती। इस पूरे मामले में एक तरह से राजनीति भी देखी गई थी। तमाम विपक्षी पार्टियां आपके घर आ रही थी। उनकी तरफ से क्या कुछ वायदे किए गए थे, क्या कुछ पूरे किए गए, और इसके बारे में पहले बताइए। सर उसमें पार्टियां काफ़ी सारी आई थी और मतलब कि उन्होंने बोला गया था हम लोग सरकार से करेंगे कि अपने को जो भी कुछ है मतलब कि उनकी सहायता मिलनी चाहिए जो भी कुछ है। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे उस समय तो थोड़ा गर्म माहौल था, इसमें सब लोग आए जाते, फिर धीरे धीरे कुछ बंद हो गए। फिर सीआरपीएफ की सुरक्षा लग गई, फिर यहाँ पर बहुत कम लोग आने लगे। अब जरा हाथरस के जातिगत समीकरण को देखिए। यहाँ अनुसूचित जाति के करीब 80,000 वोटर हैं। 45,000 ब्राह्मण वोटर, 40,000 वैश्य वोटर, 35,000 ठाकुर वोटर, 24,000 मुसलमान वोटर, 25,000 कुशवाहा वोटर और 14,000 बघेल वोटर हैं। जबकि जाट वोटर्स की संख्या 15,000 है। इस वक्त हम मौजूद हैं हाथरस विधानसभा क्षेत्र के चावड़ मुंडा चौराहे पर और यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। वीवीआईपी गाड़ियों का मूवमेंट यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे। इसके साथ साथ जो सड़कों की खस्ता हालत है वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे। मुख्य मार्केट यहाँ पर किस तरह से सड़कों का हाल है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक के बाद एक जो गड्ढे हैं वो पूरे चौराहे पर आपको नजर आ जाएंगे। मुख्य चौराहा है, कितना ट्रैफिक जाम होता है यहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट जज जाता है यहाँ से। कोई ऐसा जुडिशियली में कोई ऐसा बाकी नहीं है जो यहाँ से नहीं जाता हो। फिर भी 4 साल से इसकी कोई सुनवाई नहीं है ना। सारे वीवीआईपीज यहाँ से जाते हैं, उसके बावजूद ये सड़क की हसर है। खराब है ये सड़क खराब है। इसीलिए हमारी शिकायत है कि इतने वीआईपी जाने के बावजूद ये सड़क खराब है। जब वो नहीं देख रहे तो और कौन देखेगा? विधायक लापता, सांसद लापता। 5 सालों में नहीं आए, कोई एक भी नहीं दिखा, चेहरा नहीं दिखा। हमें तो शकल ध्यान नहीं, दोबारा आ जाएगा तो मालूम नहीं पड़ेगा विधायक है कि सांसद नहीं। 5 सालों में एक काम अच्छा, 5 काम अच्छा, कुछ तो अच्छा। हाँ बिल्कुल अच्छा दिख तो रहा है। आप सामने कैमरा घुमाओ, देखो कितना अच्छा काम हो रहा है। रोज आदमी गिर रहे हैं उसमें। दिखाओ भैया कैमरा, रोज आदमी गिर रहे हैं। मेन हॉल है, दिखाइए, आप दिखाइए कि 5 सालों में काम क्या हुआ है, क्या होना था। टंकी थी सपा के शासन में लगी थी, खराब पड़ी हुई है। समर हमारे पैसों से लगी हुई थी सपा के शासन में। कब से लगाया था? ये कम से कम 40 साल पुराना होगा था, 50 साल पुराना है। और जब इसमें समर लगवाई, सपा के शासन में लगवाई, उसके बाद में ये समर खराब हो गई। आज तक सही नहीं हुआ। टंकी को कोई सही करने वाला नहीं है।
25 दफे नगर पालिका में कंप्लेंट कर दी, लेकिन आज तक नहीं। हाथरस के काफी बड़े बड़े काम हुए हैं इसमें हाथरस जनपद में। बड़े काम क्या जैसे कि वो DRV कॉलेज है वो बनाया हुआ है, पार्क बनाया हुआ है जो कि भव्य पार्क है। नहीं बना हुआ है, आप देखें वहाँ जाकर DRV पार्क तो मायावती ने बहुत बनना है भैया। वो पार्क बनाया हुआ है। शहर में ऐसे घुसते हैं जो कि आदमी लोग आश्चर्य होता है। रिपेयरिंग की दुकान है, खाली रिपेयरिंग की दुकान है। बिजली वाले ने 35,000 रुपये का असिस्टेंट लगा दो मेरे पास। अब मेरे घर में कोई ना है, खाली मैं ही कर। और चक्कर कम से कम इतने एफिडेविट मांग ले, कम 3,000 रुपये तो एफिडेविट दिया हो मैं, अभी तक कोई सुनवाई ना भैया। प्रधानमंत्री आवास का मैंने फार्म भरा है, उसमें पैसे दिए नगर पालिका में, मैंने वहाँ से भिजवाया डूडा में पैसे दिए, वहाँ से तहसील भिजवाया, तहसील वालों ने वापस कर दिया। आज तक मुझे घर नहीं मिला। वजह क्या हुई? वजह क्या बोले? पैसा दो जब होगा पास। IAS का बेटा चाहे PCS का, चाहे विधायक का, चाहे सांसद का, या गरीब का, एक सहायक अध्यापक पढ़ाता है, 45,000 रुपये उसे मिलते हैं, आता है गपशप लड़ाता है, चला जाता है। वो सब बच्चे उसी में पढ़ना जाए तब पता चले शिक्षा का सामान क्या होगा। और स्वच्छ भारत मिशन में मैंने काम किया स्वच्छाग्रही का। मैं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सम्मान व्यक्ति हूँ और मुझे लखनऊ जाके सम्मान प्रशस्ति सम्मान किया। काम बताइए, सम्मान का छोड़िए। काम सर स्वच्छ भारत, मेरे पैसा भी स्वच्छ भेजवाई, सबसे ज्यादा पैसा भी नहीं दिया स्वच्छाग्रही का मेरा। और जितने हमारे लाखों रुपए ऐसे हैं, मुद्दा है, पैसा भी नहीं दिया स्वच्छाग्रही का। हाथरस हींग और रंग के लिए जाना जाता है और सच में यूपी की सियासत में इसने हींग और रंग दोनों भर दिए हैं। हम ऐसे व्यापारियों से मिलने पहुंचे जिनकी 4 पीढ़ियां इसी व्यापार पर टिकी। हींग पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी तो इससे व्यापारी परेशान हो गए। हाथरस की हींग की चर्चा न सिर्फ देश में है बल्कि विदेशों में भी है। यही वजह है कि हाथरस की हींग भारत के हर दूसरे घर में उसके छौके में इसका इस्तेमाल होता है, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी। इस वक्त हम आ पहुंचे हैं हाथरस में और यहाँ पर हमारे सामने आपको अलग अलग प्रकार के तमाम जो हींग हैं वो नजर आ जाएंगे। शिव ओम नाम की जो फैक्ट्री है जहां पर इतनी बड़ी कंपनी बनाई गई है, चौथी पीढ़ी जो है वो इस बिजनेस में आज भी जुड़ी हुई है। राकेश बंसल, श्री मोहन केमिकल इंडस्ट्री के नाम से हम काम करते हैं और हमारा शिवोम के नाम से हींग निकालते हैं। ये अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से माल आता है। इस समय अफगानिस्तान बहुत डिस्टर्ब है, वहाँ से इम्पोर्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसी वजह से इसके प्राइसेस पे भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। हींग काफ़ी महंगी हो चुकी है। उज्बेकिस्तान से भी, ताजिकिस्तान से ड्यूटी लगती है, इसलिए ये प्रोडक्ट काफ़ी महंगा हो गया है इस समय। मतलब जिस कंट्री से आती है वो अलग होती है दूसरी कंट्री से। इस टाइम क्या है, थोड़ा जियो पॉलिटिकल इशू की वजह से, वहाँ पर डिस्टर्बेंस की वजह से ये माल ईजिली अवेलेबल नहीं हो पा रहा। अभी रिसेंट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने बहुत अच्छा हमें एक लीजिए गिफ्ट दिया। यहाँ पे अभी तक 20% ड्यूटी लगती थी, आप किसी भी कंट्री से इंपोर्ट कर ले एक्सेप्ट अफगानिस्तान। अब उन्होंने ये कहा है कि उसको 20 को रिड्यूस करके 5 कर दिया बेसिक कस्टम ड्यूटी को। तो उसका एडवांटेज तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम में हमें मिलेगा। तो ये इसका मतलब ये है कि ध्यान तो है गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो कर सकती है कर रही है। बट आप कह लीजिए जब तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे ओवरऑल नहीं होगा, कंट्री का डेवलप नहीं होगा, तब तक कि कोई भी बिजनेस बूस्ट नहीं कर सकता। यहाँ के किसानों की एक बड़ी शिकायत है, उन्हें वक्त पर DAP नहीं मिला, ब्लैक से खरीदना पड़ा। आलू के किसानों से जब हमने बात की तो 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के सरकार के वायदे से पर्दा उठ गया। इस वक्त हम आ पहुंचे हैं हाथरस विधानसभा में। हाथरस की सबसे बड़ी मंडी में इस वक्त हम मौजूद हैं। चारों तरफ आपको तमाम व्यापारी और मंडी नजर आ जाएगी। मंडी में हम पहुंचे हैं, तमाम जो किसान वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं। देखिए, कानून व्यवस्था तो सही रही है 5 साल में, मगर व्यापारी का असली मुद्दा होता है कि उसका शोषण होता है। शोषण में उसके पैसों की कोई रिकवरी के लिए कोई वो नहीं है। 3 साल भी ऐसे हैं व्यापारी बंधु हैं जिनका पैसा अटका हुआ है। मिल वाले आते हैं या बाहर से, सहमति कौन देती है? सरकारी उनको जवाब देने के लिए बनी है। सरकारी हमारा पैसा रिकवर कराएगी। अगर मंडी सचिव ये किसके हैं? मातहत, ये भी प्रशासन के और शासन के मातहत है। हम इन्हीं के जरिए तो अपनी बात ऊपर पहुंचा सकते हैं, मगर उस बात पे कोई इतना गौर दिया नहीं जाता है। यहाँ पेमेंट की व्यवस्था अच्छी नहीं है, आढ़तियों को भुगतान नहीं मिल पाता सही समय से, तो उनके पैसे 2-2, 3-3 साल लटक जाते हैं। अब पैसा आढ़तिया ही लटक जाएगा तो किसानों को भुगतान हम कहाँ से कर पाएंगे? आप क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर MSP पर खरीद नहीं होती है? यहाँ सिर्फ गेहूँ के अलावा किसी चीज़ की खरीद नहीं होती है। कांटा तो लगता है लेकिन खरीद नहीं होती। पिछली बार यहाँ धान का कांटा लगाया था, यहाँ किसान कम से कम
यहाँ 15 दिन तक ही पड़े रहे थे। धान को लेकर के, जो मोटे धान जो होते हैं ना, उनको लेकर के 15 दिन तक यहाँ पड़े रहे थे। बेचारों ने अपने घर को छोड़कर नहीं आया, दूसरे शहर में आकर नहीं बता। मंडी में त्योहार के समय किसान अगर अपने घर को छोड़कर नहीं, बीवी बच्चों को छोड़कर नहीं यहाँ पड़ा रहे, सरकार का फिर क्या फायदा है, एक बार बताइए। जब गवर्नमेंट अपना कांटा लगा रही है तो कम से कम उसकी खरीद करनी चाहिए। इस बार हाथरस विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने अंजुला सिंह बोहार को मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी ने संजीव कुमार, समाजवादी पार्टी ने ब्रजमोहन राही और कांग्रेस ने कुलदीप कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। हाथरस के बाद हमारा अगला पड़ाव था सादाबाद विधानसभा। यहाँ पहुँचते ही हमें पता चल चुका था कि इलाके में अभी बहुत सुधार की जरूरत है। सड़क पर जगह नहीं, जगह जगह गड्ढे, ऊपर से सड़क पर कीचड़ और गंदगी का अंबार। यहाँ के बस स्टैंड की हालत तो और बदतर है, अमूमन जैसा अभी तक दूसरे जिलों के बस स्टैंड की हालत हमें दिखी। इस बस स्टैंड से जिसका भी कारोबार जुड़ा है वो सरकार को अच्छा खासा शुल्क चुकाता है, तब ये हालत है। इस वक्त हम मौजूद हैं शादाबाद विधानसभा क्षेत्र के बस डिपो पर। यहाँ पर स्थिति हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी इस पूरे विधानसभा क्षेत्र की क्या है। यहाँ पे अब स्थिति दिखाते हैं कि कितनी गंदगी है, जो सुअर है वो किस तरह से यहाँ पर घूम रही है। आपको जगह जगह पर गड्ढे नजर आ जाएंगे, कच्चे, ये पूरी मिट्टी नजर आ जाएगी और कचड़े इतने हैं कि आप अगर यहाँ पर खड़े रहें तो आप खड़े नहीं रह सकते। मतलब क्या है साहब, ये कोरोना खा गया, पहले तो जो कुछ बचा वो महंगाई खा गई। डीजल का क्या भाव है आप देख रहे हैं, 100 रुपये लीटर है। सरसों का तेल है 200 रुपये लीटर है। ऊपर वाला तो ऊपर है ही, नीचे वाला नीचे है ही, मीडियम वर्ग को क्या मिला? आप बस के व्यापार से जुड़े हैं? किसी भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ इस विधानसभा में। जो हमारे यहाँ विधायक हुए थे रामीर उपाध्याय जी, जब से विधायक हुए जब से अब तक उनकी शक्ल नहीं देखी है। तो मंत्री भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, सब चीज है, मगर यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। सादाबाद में करीब 90,000 जाट वोटर्स हैं, 55,000 SC वोटर्स हैं, 50,000 ब्राह्मण वोटर, 25,000 मुसलमान वोटर, 21,000 ठाकुर वोटर, 20,000 बघेल वोटर, 15,000 वैश्य वोटर और करीब 14,000 यादव वोटर्स हैं। यहाँ के लोगों के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन यहाँ हमें एक अच्छी चीज भी नजर आई। गांव में खुली ये लाइब्रेरी, जहां अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे मुफ्त में पढ़ने के लिए आते हैं। महंगी महंगी ट्यूशन फी नहीं दे सकते, क्योंकि यहां आए ज्यादातर बच्चों में से किसी के पिता रिक्शा चलाते हैं और किसी के पिता मजदूरी करते हैं। लेकिन गरीबी इन बच्चों का हौसला तोड़ नहीं पाई, बल्कि इनमें से कई बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं और कई बच्चे NDA CDS जैसी परीक्षाओं की। इस वक्त हम मौजूद हैं शादाबाद विधानसभा क्षेत्र के राधे लाइब्रेरी में। हमारे सामने तमाम ऐसे युवा बैठे हुए हैं जो आने वाले समय में देश का भविष्य होंगे। इस वक्त राधे लाइब्रेरी में मौजूद हैं और तमाम ये बच्चे हैं जो अलग अलग स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं, अलग अलग नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। कोई IIT की तैयारी कर रहा है तो कोई UPSC की तैयारी कर रहा है, कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है। ये सभी यहाँ पर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि घरों में उस तरह की उचित व्यवस्था कई सारे मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों को नहीं मिल पाती है। शोर शराबा घर में बहुत ज़्यादा होता है और अच्छी पढ़ाई करने के लिए एक अच्छा माहौल चाहिए होता है। यही वजह है कि ये बच्चे 500 रुपया इस राधे लाइब्रेरी में देते हैं, जहां इन्हें फ्री वाईफाई मिल जाता है, इन्हें फ़ैन मिल जाता है, इन्हें ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर ये बैठकर घंटों भर पढ़ाई कर सकते हैं। AC भी यहाँ पर लगा हुआ है। लाइब्रेरी चला रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो बच्चों को देखता हूँ, बच्चे बहुत परेशान हैं। किसी का 2019 में फॉर्म डाला हुआ है, बोलते भैया 2 साल हो गए नौकरी तैयारी करते हुए, अभी तक इसका एडमिट कार्ड तक नहीं आया है। किसी को 1-1.5 साल हो गया। जैसे बीच में आपको भी पता है लॉकडाउन लग गया था, उस वजह से न तो सरकार ने कुछ किया और नहीं कोई भर्ती वगैरह निकली। इससे 2 साल तो बच्चों के लिए मतलब ज़िंदगी में ब्लैक डे बुलाएंगे हम। नाम विनय है, मैं सादाबाद से रहने वाला हूँ और मैं IIT JEE की तैयारी कर रहा हूँ इस समय। और बस यही कहना चाहूँगा, जो कुछ भी हो हमारे लिए सही फैसला हो, भविष्य में हम सभी नौकरी में लगें। इस समय बहुत ज़्यादा भय की कंडीशन हो गई है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी की अगर हम बात करें तो ऐसा लगता है कि अब शायद समाप्ति हो जाएंगी। जिस तरह सरकार एक तरह से कह सकते हैं प्राइवेटाइजेशन कर रही है, वो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों को समाप्त कर रही है। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं सावा का रहने वाला हूँ। पिताजी मेरे मजदूरी हैं, गाड़ी चलाते हैं पिताजी। तो मुद्दा ये है सर कि जो भी वैकेंसी आती है, वैकेंसी UPSC सही, चाहे तुम्हारे BDO सही और तुम्हारा ये
यूपी पुलिस से ही। अब देखो सर, कोरोना काल से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। उस कोरोना में करीब 1.5 साल में ओवरेज हो गया, तैयारी में लगे हुए थे। जो 26,000 वैकेंसी जो आ रही हैं उसमें सर जनरल के लिए 22 साल है, यूपी पुलिस के लिए, उसके लिए तैयारी कर रहे थे। अब वो उसमें 22 एज है, फॉर्म नहीं डाल पाएंगे वैकेंसी की। यूपीएससी का पेपर दिया, पेपर देने के बाद उसका पेपर बाहर जाके लैपटॉप पे चल रहा है, वो कोर्ट में पहुंच गई सर, वो भी आ गई। वीडियो को पेपर हुआ, वीडियो को पेपर होने के बाद बंदों का पेपर हो गया, वेरिफिकेशन हो गई, फाइनल मेरिट लगी। फाइनल मेरिट लगने के बाद एक मंत्री जी ने, बीजेपी के जी ने बोला कि इस भर्ती में पेपर लीक हुआ था, जबकि पूरी धांधली बता रहे थे, उसमें धांधली हुई। तो ये बताओ सर, इतनी प्रक्रिया होने के बाद लास्ट में अंतिम चरण में जाके जब उनकी जॉइनिंग लेटर देना था, जब पता चली कि हो चुका था आपका? नहीं, साथ के थे हम। मैंने भी उसमें एग्जाम दिया था वीडियो में, तो सर उसमें वो भी इन्होंने कैंसिल कर दी। सादाबाद विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार रामवीर उपाध्याय को मैदान में उतारा है। रामवीर पहले बीएसपी में थे और यहीं से विधायक बने थे। बहुजन समाज पार्टी ने डॉक्टर अविन शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रीय लोकदल ने प्रदीप कुमार सिंह को और कांग्रेस ने मथुरा प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा है। इस वक्त हम मौजूद हैं हाथरस जिले के सादाबाद विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर हम मार्केट में मौजूद हैं, लोगों से बात करेंगे, तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना सकरा रास्ता है मुरसान मार्केट का। ये मुरसान मार्केट का मुख्य मार्केट है जहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा नज़र आ जाएगी। ये ऐसा कोई खास विकास नहीं हुआ है इधर और काफ़ी ट्रैफिक की परेशानियाँ रहती हैं और बेरोजगारी ज़्यादा है इधर। पुलिस चौकी तो पास में है ना? पुलिस चौकी पास में होने से पर मतलब नहीं होता है। आप देखिए पूरा ट्रैफिक हो रहा है, देखिए कहीं पे भी 1 मिनट के लिए भी यहाँ पर जाम खुला हो तो बताइए। मेन मुद्दा है बेरोजगारी। सरकार कोई भी हो, लेकिन क्या कोई सरकार प्रत्येक परिवार में एक सरकारी नौकरी की गारंटी दे सकती है? मेन चीज़ ये है, सरकार कोई भी आए, सारी अच्छियाँ होती हैं। खैर, हाथरस पीड़िता को विपक्ष ने एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन पब्लिक का इससे ज्यादा इंटरेस्ट डेवलपमेंट की तरफ दिख रहा है। पोलराइजेशन से ज्यादा लोग रोजी रोजगार, किसान और परिवार की हिफाजत चाहते हैं। हाथरस तीसरे चरण की हॉट सीट बन चुका है, तो पब्लिक ऑडिट रिपोर्ट में कौन पास होगा और कौन फेल, ये 10 मार्च को पता चल जाएगा। हाथरस से बस इतना ही। अगले एपिसोड में यूपी के किसी नए जिले की विधानसभा सीटों की तस्वीर दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।